इग्नो के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम में मैं डॉक्टर हरिंदर कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हम मोहन राकेश जी कोर्स कोड MHD 04 की इकाई 6 तक पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे इकाई 7 मोहन राकेश की नाट्य दृष्टि। इस इकाई में हम लोग मोहन राकेश का नाट्यक्रम, नाट्य विधान, नाटक और रंगमंच के जो उनके बीच में जो संबंध है उसकी संगति और विशेषकर मोहन राकेश और उनके आधे अधूरे नाटक पर चर्चा करेंगे। MA हिंदी, स्नातकोत्तर हिंदी दोनों एक ही बात है। MA को आपको ये भी बता देता हूँ, छोटी सी जानकारी है कि MA को हिंदी में स्नातकोत्तर कहते हैं। तो स्नातकोत्तर हिंदी के पाठ्यक्रम 4 नाटक और अन्य गद्य विधाएं के दूसरे खंड की पहली इकाई का अध्ययन हम यहाँ करने जा रहे हैं। इस इकाई में हम हिंदी के जो प्रख्यात कथाकार हैं, नाटककार हैं मोहन राकेश, उनके नाटक आधे अधूरे के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मोहन राकेश ने कुल 4 नाटक लिखे हैं, जिनमें से चौथा नाटक जो उनका है, जिसका नाम है पैरों तले की ज़मीन, ये पूरा वह नहीं कर पाए थे। शेष जो उनके 3 नाटक हैं, जिनके नाम हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। ठीक है, तो इन नाटकों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, उसकी नाट्य दृष्टि क्या है, इन सब बातों पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, मोहन राकेश जी के जो पहले 2 नाटक हैं, उनका कथानक जो है वह इतिहास आधारित है, अर्थात उनकी कथा जो है इतिहास पर आधारित है। आप इससे पूर्व प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त भी पढ़ चुके हैं, उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, वह भी इतिहास पर आधारित नाटक है। मोहन राकेश ने इतिहास को नाटकों का आधार क्यों बनाया और उनके माध्यम से उन्होंने जो कहना चाहा है, क्या उसका संबंध वर्तमान से है? तो ऐसे बहुत से प्रश्न भी हमारे सामने उभर कर आते हैं। तो आइए जल्दी से चर्चा करते हैं मोहन राकेश जी। मोहन राकेश के नाटक जो हैं वो प्रसाद के नाटकों से काफ़ी अलग हैं। प्रसाद के नाटक अपनी साहित्यिक मूल्यवत्ता के बावजूद रंगमंच पर सफल नहीं थे, जबकि मोहन राकेश के नाटक दोनों दृष्टियों से सफल हैं, चाहे वह रंगमंच की दृष्टि से हो, चाहे वह काव्यात्मक दृष्टि से हो। उनकी इस सफलता का कारण नाटक और रंगमंच संबंधी उनकी सोच में निहित था। मोहन राकेश के सभी नाटकों की सैकड़ों प्रस्तुतियां प्रख्यात निर्देशकों द्वारा सफलतापूर्वक की गई हैं। मोहन राकेश के नाटकों के संदर्भ में नाटक और रंगमंच के जो अंत संबंध हैं, उस पर भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। मोहन राकेश के नाटकों में आधे अधूरे जो नाटक है उनका, उसका विशिष्ट स्थान है। इसका कथानक जो है वह इतिहास पर आधारित नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि उनके जो पहले 2 नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, इन दोनों का कथानक ऐतिहासिक है, लेकिन जो उनका तीसरा नाटक है आधे अधूरे, इसका कथानक इतिहास पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। मोहन राकेश का नाटक जो है आधे अधूरे, यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दौर में लिखा गया है। इसका कथानक जो है वह मध्य वर्ग के जीवन से संबंधित है। एक शहरी मध्य वर्गीय परिवार जो है उसकी कहानी इसमें कही गई है, जो धीरे धीरे टूट रहा है। परिवार का जो पुरुष पात्र है महेंद्रनाथ, वह एक असफल व्यक्ति है और उसकी पत्नी जो सावित्री की नौकरी से ही घर का वह सारा खर्च चलाता हुआ नजर आता है। पति की असफलता और दब्बूपन ने पत्नी के जीवन को रिक्तता से भर दिया और इससे मुक्ति पाने के लिए वह ऐसे पुरुष की तलाश में है
जो उसे इस खालीपन से आज़ाद कराए। लेकिन इस नाटक के सभी पात्र जो हैं वह आधे अधूरे हैं। शायद पात्रों के आधे अधूरे होने के कारण ही इस नाटक का नाम भी आधे अधूरे रखा गया है। सभी पात्र आधे अधूरे हैं तो इसलिए वह मुक्ति की तलाश के बावजूद वे उस नियति से बंधे चक्कर लगाते रहते हैं। मध्य वर्ग की इस विडंबना को ही मोहन राकेश ने बहुत प्रभावशाली रूप से अपने इस नाटक में प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों, मोहन राकेश ने अपनी रचनाओं में स्त्री और पुरुष संबंधों की गहरी पड़ताल की है, ठीक है, और उनकी यह कोशिश हमें इस नाटक में भी नजर आती है। नाटक की सफलता रंगमंच पर प्रदर्शन से सिद्ध होती है। ये तो आप सबको मालूम है कि अगर रंगमंच पर नाटक सफलता प्राप्त करता है तो ही वह नाटक सफल माना जाता है। इस दृष्टि से भी अगर हम विचार करें तो मोहन राकेश जी का जो ये नाटक है आधे अधूरे, वह रंगमंचीय दृष्टि पर भी अत्यंत सफल रहा है। ठीक है, तो बहुत से इनके जो ये नाटक है बहुत सारे रंगमंचों पर सफलतापूर्वक खेले जाते रहे हैं। मोहन राकेश का नाट्य संबंधी सोच जो है वह जयशंकर प्रसाद जी की सोच से भिन्न है। वे नाटक की सफलता उसके रंगमंच पर प्रदर्शन से ही मानते हैं। मोहन राकेश बेटे असाधारण प्रतिभा के धनी कलाकार थे। उन्होंने गद्य की प्राय सभी विधाओं में साहित्य सृजन किया है, लेकिन उन्हें सबसे अधिक ख्याति जो है वह नाट्य लेखन में मिली है। उनके लिखे हुए 3 नाटक, जैसे मैंने आपको पहले बताए, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, अपनी साहित्यिक और रंगमंचीय उत्कृष्टता के कारण यह तीनों नाटक आज भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। आधे अधूरे नाटक आधुनिक मध्य वर्गीय जीवन से संबंधित है, और जबकि उनका आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस जो हैं ये ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित हैं। उनका जो चौथा और अंतिम नाटक है पैरों तले की जमीन, वह उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ है। मोहन राकेश का पहला नाटक आषाढ़ का एक दिन सन 1958 में प्रकाशित हुआ। 3 महीने बाद ही उसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, और इसके बाद से कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। यह नाटक अत्यंत लोकप्रिय है। इसकी साहित्यिक उत्कर्षता और रंगमंचीय सफलता ने मोहन राकेश को एक सफल नाटककार के रूप में स्थापित कर दिया है। इस नाटक के लिए मोहन राकेश ने संस्कृत के महाकवि और नाटककार कालिदास के जीवन पर आधारित उसको बनाया है। बच्चों, इतिहास के बारे में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए मोहन राकेश ने खुद लिखा है। क्या लिखा है? इतिहास या ऐतिहासिक व्यक्तित्व का आश्रय साहित्य को इतिहास नहीं बना देता। इतिहास तथ्यों का संकलन करता है, उन्हें एक समय तालिका में प्रस्तुत करता है। साहित्य का ऐसा उद्देश्य कभी नहीं रहा। इतिहास के रिक्त कोष्ठों की पूर्ति करना भी साहित्य की उपलब्धि क्षेत्र नहीं है। साहित्य इतिहास के समय से बंधता नहीं, समय में इतिहास का विस्तार करता है। युग से युग को अलग नहीं करता, अपितु कई युगों को एक साथ जोड़ देता है। इतिहास की नाटककार की समझ हमें यही बताती है कि उसके लिए इतिहास अतीत की घटनाओं का संकलन नहीं है, अपितु क्या है? अपितु साहित्य के लिए इतिहास अतीत और वर्तमान को जोड़ने का माध्यम है। मोहन राकेश को कालिदास में इसी संबद्धता के सूत्र दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उनका जो नाटक की इतिहास दृष्टि है उस पर मैंने आपको उनके क्या विचार हैं वो बताए हैं। मोहन राकेश
का जो ये पात्र है कालिदास, मेरे लिए एक व्यक्ति नहीं, हमारी सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक है। नाटक में वह प्रतीक अंतद्वंदों को संकेतित करने के लिए है और जो किसी भी काल में सृजनशील प्रतिभा को आंदोलित करता है। व्यक्ति कालिदास को उस अंतर्द्वंद में से गुजरना पड़ा या नहीं, यह बात गौण है। मुख्य बात यह है कि हर काल में बहुतों को उसमें से गुजरना पड़ा है। हम भी आज उसमें से गुजर रहे हैं। हो सकता है व्यक्ति कालिदास का यह नाम भी वास्तविक ना हो, पर हमारी आज तक की जो सृजनात्मक प्रतिभा के लिए इससे अच्छा दूसरा नाम या दूसरा संकेत वो मुझे नहीं मिला। यह वाक्य किसके हैं? यह वाक्य खुद मोहन राकेश ने कहे। इतिहास और इतिहास चरित्रों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने की इस समझ को यदि हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो मोहन राकेश के ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित नाटकों के महत्व को भी हम समझ नहीं पाएंगे। यह बात बेटे सिर्फ मोहन राकेश पर ही लागू नहीं होती, अपितु जयशंकर प्रसाद जी पर भी लागू होती है, जिन्होंने ऐतिहासिक कथानकों को आधार बनाकर अलग अलग तरह के नाटक लिखे हैं। लहरों के राजहंस की रचना भी इतिहास की पुनर्रचना करने के लिए नहीं, बल्कि इस रचना के पीछे भी प्रेरणा आधुनिक है। आषाढ़ का एक दिन में आप देखोगे कि राजसत्ता और रचनाकार का अंतर्द्वंद है, तो इस नाटक में जीवन के प्रति राग और विराग का। ऐतिहासिक कथानकों के माध्यम से इन सवालों को रखने के पीछे लेखक का उद्देश्य संभवतः यह रहा है कि वह यह बता सके कि इन सवालों से प्रत्येक युग का रचनाधर्मी और संवेदनशील व्यक्ति जो है वह जूझता है। इनसे जूझे बिना कुछ भी सार्थक नहीं रचा जा सकता। मोहन राकेश का जो तीसरा नाटक है आधे अधूरे, उसका कथानक जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि वह कथानक इतिहास पर आधारित नहीं है। इसमें उन्होंने क्या किया है? एक नया प्रयोग किया है। नया प्रयोग क्या है? इसमें उन्होंने समकालीन यथार्थ पर आधारित कथा वस्तु को ही लिया है। समकालीन यथार्थ पर आधारित, उस समय की जो तत्कालीन जो समाज था, समकालीन यथार्थ था, उसी को आधार कथा वस्तु का उन्होंने आधार बनाया है। एक मध्यवर्गीय शहरी परिवार की कहानी इसमें कही गई है। इसमें अर्थात इस उपन्यास नाटक में आधे अधूरे। अपने पहले के दो नाटकों की तरह इस नाटक में भी मध्यवर्गीय जीवन के माध्यम से मोहन राकेश ने स्त्री पुरुष संबंधों में आते बदलाव को दर्शाया है। प्रसिद्ध रंग निर्देशक इब्राहिम अल-काजी ने आधे अधूरे पर टिप्पणी करते हुए क्या लिखा है? यह नाटक मध्यवर्गीय जीवन की शुष्क, विनाशकारी रिक्तता का प्रखर दस्तावेज है और विकृत मूल्यों, भ्रांतियों एवं दोगली नैतिकता का निर्मम अनावरण जो उस रिक्तता के कारण है। मोहन राकेश का चौथा और अधूरा नाटक पैरों तले की जमीन का कथानक भी समकालीन यथार्थ से ही संबंधित है। राकेश ने यदि अपने पहले दो नाटक ऐतिहासिक कथानक पर लिखे तो शेष दो नाटकों का संबंध आधुनिक सामाजिक यथार्थ से रखा है। उनके ये जो दोनों अलग अलग प्रकार के नाटक हैं, उसमें आप देखिए, कथानक देखिए, कई अर्थों में उनका अंतिम नाटक पहले के नाटकों से भिन्न है। पहले के तीनों नाटकों में लेखक ने स्त्री पुरुष संबंधों के माध्यम से अपनी बात कही थी, लेकिन अपने चौथे नाटक में चरित्रों में वैसा कोई संबंध नहीं है। वह सब क्या है? वह सब संयोग से एकत्रित हुए हैं और मृत्यु के आसन्न संकट से उत्पन्न स्थितियां ही इस नाटक की कथा वस्तु का आधार है। रंगकर्मी प्रतिभा अग्रवाल ने इस नाटक पर टिप्पणी करते हुए कुछ लिखा है। क्या लिखा है?
पैरों तले की जमीन भी आधुनिक जीवन की विसंगति, अवसाद एवं घुटन को लेकर लिखा गया नाटक है। इस नाटक की जो मूल प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति कहते हैं बेटे विशेषता को, इस नाटक की जो मूल प्रवृत्ति है, विशेषता है, वह अस्तित्ववादी है। परिवेश घर से बाहर कश्मीर में एक टूरिस्ट क्लब है। पात्र सब अलग अलग हैं, तथापि नियति ने उसे एक दिन के लिए उन्हें एक स्थल पर लाकर खड़ा कर दिया है। और अचानक क्या होता है, अचानक भयंकर बाढ़ के कारण टूरिस्ट क्लब को शहर से जोड़ने वाली जो सड़क है या जो पुल है वह टूटने लगता है और उनका संपर्क बाहर की दुनिया से कट जाता है। आसन्न मृत्यु, अकस्मात मृत्यु की छाया में उन पात्रों की जो परिवर्तित मनोवृत्ति का बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं चित्रण जो है वह मोहन राकेश ने अपने इस नाटक में किया है। कुछ एक घंटों बाद बाढ़ के पानी के कम होने की जब सूचना प्राप्त होती है, टेलीफोन की घंटी बज उठती है, जीवन के बचने का आश्वासन मिलता है, तो सब पुनः पहले की तरह मन स्थिति को प्राप्त होते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। जैसे ही मृत्यु का खतरा सर पर मंडराता हुआ नजर आया तो सबको ईश्वर याद आने लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह हम मानव हैं, तो मानव जीवन में हम मृत्यु को जल्दी जल्दी ग्रहण करना नहीं चाहते। मोहन राकेश का जो कुल नाट्यक्रम यही है, लेकिन उनके तीनों पूर्ण नाटक हिंदी में ही नहीं भारतीय नाटकों में अपना एक विशिष्ट स्थान और महत्व रखते हैं। बेटे नाटक के लिए रंगमंच का महत्व स्वीकार करते हुए मोहन राकेश जी क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि लिखा गया नाटक एक हड्डियों के ढांचे की तरह होता है, जिसे रंगमंच का वातावरण ही मांसलता प्रदान करता है। उनके अनुसार सही रंगमंच की खोज के लिए आवश्यक है अपने जीवन और परिवेश की गहरी पहचान, आज के अपने घात परिघातों की रंगमंचीय संभावनाओं पर दृष्टिपात। यह खोज ही हमें वास्तविक नए प्रयोगों की दिशा में लेकर जा सकती है और उस रंग शिल्प को आकार दे सकती है जिससे हम स्वयं अब तक परिचित नहीं हैं। हिंदी रंगमंच की विभिन्न स्थितियों को देखते हुए राकेश सहज मंच के हिमायती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको याद हो तो हमने शुरू की इकाइयों में हमने भारतेंदु जी के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, हमने अंधेर नगरी चौपट राजा उनका जो नाटक था उस पर चर्चा की थी। हमने उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इन नाटकों पर भी थोड़ा थोड़ा विचार विमर्श हमने किया था। तो हमने बेटे एक बात आप लोगों को याद होगी या आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि नाटक वही सफल माना जाता है जो हर स्थिति में रंगमंच पर खेला जाना संभव हो सके। ठीक है, और जिसमें भाषा की क्लिष्टता ना हो, भाषा की द्रुहता ना हो, जिसमें रोचकता का समावेश हो। तो ऐसी बातें आपको ध्यान में रखनी आवश्यक है। और यह सभी गुण जो हैं वह मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे में या उसके नाटकों में पाए जाते हैं। मोहन राकेश नाट्य रचना में उपयुक्त भाषा पर विशेष बल देते हैं। आज के रंगमंच के लिए उपयुक्त शब्द प्रस्तुत करने में समकालीन नाटककार बहुत हद तक असफल रहा है। रंगमंच को किसी भी तरह की चकाचौंध का पर्याय बना देना उसके अंतर्निहित तर्क को ही पराजित करना है। शब्द, अभिनेता और इन दोनों का संयोजन करने वाले निर्देशक के अतिरिक्त और कुछ ऐसा नहीं है जो नाटकीय रंगमंच की अनिवार्य शर्त हो।
पर इससे शब्द का दायित्व जो है वह मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़ जाता है। शब्दों का दायित्व जो है वह बहुत बढ़ जाता है। मोहन राकेश जी के रंगमंच और नाटक को सिनेमा और रेडियो से अधिक प्राणवान मानते हैं। वे लिखते हैं, सिनेमा और रेडियो के विशिष्ट और विकसित शिल्प के बावजूद उनकी अपनी सीमाएं हैं। रेडियो नाटक मात्र ध्वनि की सीमाओं में आबद्ध है। श्रोता को अपने लिए अपनी कल्पना से चित्रों के निर्माण का आयास करना पड़ता है। तीसरे आयाम का अभाव सिनेमा नाटक की सीमा है, जिसके कारण पर्दे पर दिखाई देने वाली रंगीन या कृष्ण श्वेत छायाकृतियां जो हैं वह अयथार्थ के भ्रम को नहीं मिटा पाती। सिनेमा में तीसरे आयाम का विस्तार हो जाने पर भी कैमरे की आंख से देखे गए चरित्र जीते जागते इंसान का स्थान न ले पाएंगे। इसलिए रंगमंच की जो संभावनाएं हैं वह असंदिग्ध हैं। रंगमंचीय नाटकों में बढ़ती हुई लोक रुचि इस बात का प्रमाण है। दूसरे, समाज के सभी क्षेत्रों और वर्गों के लोगों में अभिनय की रुचि जो है वह वर्तमान रहती है। सिनेमा और रेडियो सबकी अभिनय रुचि की परितृप्ति का साधन नहीं बन सकते। उनके लिए रंगमंच ही एकमात्र साधन है। रंगमंच सिनेमा और रेडियो के लिए अच्छे चरित्रों के चयन का केंद्र भी बन सकते हैं। मोहन राकेश नाटककार, रंग निर्देशक तथा अभिनेता के सहयोगी प्रयास को रंगमंच के विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। मोहन राकेश नाटककार और निर्देशक के बीच उपयुक्त तालमेल के पक्षधर हैं। वे नहीं चाहते कि निर्देशक नाटक के साथ मनमानी करे या नाटककार ज्यों का त्यों नाटक मंचित करने का आग्रह करे। ठीक है, क्योंकि नाटक बेटे, अगर नाटककार जो लिख रहा है, नाटककार की जो सोच है, अगर वह अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाने में सफल नहीं रहा, दर्शकों तक वह अपना जो उसका मैसेज है वो पहुंचाने में सफल नहीं रहा, तो ऐसी कृति को हम एक सफल कृति जो है वो नहीं मान सकते। नाटककार और निर्देशक के बीच सही सामंजस्य होना चाहिए। नाटक का रंगमंच पर खरा उतरना जो है वो अति आवश्यक है। ठीक है, नाटककार के लिए यह आवश्यक है कि वह जो कुछ लिखता है उसे आंखें मूंदकर अपनी कल्पना के रंगमंच पर घटित होते हुए भी देखे, है ना। लिखा हुआ नाटक अपने में पूर्ण कृति नहीं होती। रंगमंच की पृष्ठभूमि और पात्रों का अभिनय ही उसे क्या प्रदान करते हैं, रंगमंच की पृष्ठभूमि और पात्रों का अभिनय ही उसे पूर्णता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यह नाटक के लिए एक विशेष बात है। नाटक क्योंकि रंगमंचीय विधा है, नाटक की सही परीक्षा रंगमंच पर होती है। नाटक को हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। नाटक जब मंचित होता है तो उसमें केवल पात्र ही नहीं बोलते, पूरा मंच बोलता है। मंच सज्जा बोलती है, रूप सज्जा बोलती है, पात्रों की वेशभूषा बोलती है ना। तो यहाँ तक कि पात्रों का जो पूरा शरीर है वो बोलता है। अतः जिस नाटक में जितनी अधिक मंचीय संभावनाएं होती हैं वह नाटक उतना ही अधिक सफल होता है। मोहन राकेश ने, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उन्होंने कोई 4 नाटक लिखे हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैरों तले की ज़मीन। पैरों तले की ज़मीन उनका आखिरी नाटक था, जैसे वह पूरा नहीं कर सके थे। आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस ऐतिहासिक इस कथा पर आधारित नाटक हैं, जबकि उनके जो शेष दोनों नाटक हैं, आधे अधूरे और पैरों तले की ज़मीन, ये दोनों नाटकों की कथा जो है वह समकालीन यथार्थ पर आधारित है।
इन सभी नाटकों में उठाई गई समस्याओं का संबंध जो है वह बच्चों वर्तमान समय से है। मोहन राकेश का मानना था कि नाटक की सफलता और सार्थकता उसके रंगमंच पर प्रदर्शन से ही आंकी जा सकती है। इस दृष्टि के कारण उनके नाटक रंगमंच पर प्रदर्शन के सर्वथा अनुकूल हैं। उनके सभी नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया जाता रहा है। और इस दृष्टि से अगर हम विचार करें तो आधे अधूरे जो नाटक है वह रंगमंचीय दृष्टिकोण से अपना एक विशेष स्थान और महत्व रखता है। आधे अधूरे में शहरी मध्य वर्ग के विघटित होते परिवार की कहानी जो है वो कही गई है। व्यवसाय में असफल पति, जीवन के अधूरेपन से त्रस्त पत्नी और पति पत्नी के तनाव और झगड़ों के बीच भविष्य के प्रति निराशा और बच्चों के पारस्परिक द्वंद्व की कहानी आधे अधूरे में है। आधे अधूरे एक विवादास्पद रचना भी रही है, लेकिन रंगमंच पर इसकी अभूतपूर्व सफलता ने इसको एक श्रेष्ठ नाट्य कृति के रूप में स्थापित कर दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हमारी आज की वीडियो मोहन राकेश और उनका नाट्य शिल्प। आशा है मेरे इस वीडियो लेक्चर के द्वारा आपको मोहन राकेश जी को जो नाट्य दृष्टि है उसको समझने में आपको आसानी होगी। और मोहन राकेश जी के जो चारों नाटक हैं, जिनमें पहले दो नाटक मैंने आपको बताया इतिहास कथा पर आधारित हैं और दूसरे समकालीन यथार्थ पर आधारित हैं, तो इन नाटकों को भी समझने में आपको सुविधा होगी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए MHD 04 की अगली इकाई को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, आभार, धन्यवाद, आदाब।